हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग से लगे होंगे। जीएसट्रिक्स की इस सीरीज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये पॉलिटी सीरीज़ का चैप्टर 5 है। द क्रिप्स मिशन 1942 को हमने इस छोटे से चैप्टर में इसके सारे पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चले देखते हैं आगे। द क्रिप्स मिशन 1942 ये अगस्त आफर 1940 के असफल रहने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीयों से सपोर्ट हासिल करने की दिशा में भेजा गया नेक्स्ट स्टेप था। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश फोर्सेस को जापानी आर्मी के हाथों बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, विशेषकर साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। इस क्षेत्र में ब्रिटिश फोर्सेस की हार और जापान की जीत के पीछे का मेन कारण ये था कि इन ब्रिटिश कॉलोनीज़ में एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट चल रहा था। इनके खिलाफ एक लहर चल रही थी और यहाँ के लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। वो किसी भी तरह से इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से जापान लगातार इसमें विजेता बनकर उभर रहा था। भारत में उस समय इंडिविजुअल सत्याग्रह का मूवमेंट चल रहा था, जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जापानी आर्मी युद्ध जीतते जीतते भारत के काफ़ी करीब आ चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह से भारत को जापान के हाथों गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने समय की संवेदनशीलता को समझा और भारतीयों के प्रति अपने नज़रिए में थोड़ी सहूलियत लाते हुए उनकी मांगों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक नए प्रस्ताव पर विचार किया, जिसे ही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ये मिशन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिन्हें लॉर्ड प्रिवी सील के नाम से भी जाना जाता है, इनको भारत भेजा गया। इस प्रपोजल के साथ कि इसमें भारतीयों की मांगों को माना जाएगा और बदले में वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करें। तो चले देखते हैं आगे कि इसकी खासियत क्या थी क्रिप्स मिशन की, कौन कौन से इसमें प्रपोजल थे। तो क्रिप्स मिशन 1942 का प्रपोजल, इसमें बेसिकली 3 प्रपोजल्स आए थे। पहला था डोमिनियन स्टेटस का, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और तीसरा एक राइट टू सीसीट का था। तो पहला डोमिनियन स्टेटस में चूँकि इस तरह की मांग को अगस्त आफर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को देने की पहले भी कही थी, जिसको आईएनसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब उन्होंने इसे एक नए रूप में थोड़ा तड़का लगा के देने की बात कही थी और ये बताया गया था कि आफ्टर वार ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रेडी टू ग्रांट द डोमिनियन स्टेटस विद कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। ये बात थी इसमें। दूसरी बात थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन की बात कही गई थी, वो बताया गया था कि ये पूरी तरह इंडियन के हाथों में होगी और बाय द इंडियंस फॉर द इंडियंस की तर्ज पे होगी। इसके मेंबर्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो 2 तरीके से आएंगे। एक जो प्रोविंसेस से आएंगे वो
इलेक्टेड बॉडी होगी और वो प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्शन के थ्रू आएंगे। दूसरी बॉडी आएगी जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, उनको प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो इस तरह जो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो पूरी तरह से अब भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। जबकि पहले इसमें बात की गई थी कि मेनली इंडियंस के द्वारा आपकी ये बात की गई थी कि इंडियंस की आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। तो इसमें बात कही गई थी कि द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू इंडियंस, ये बात कही गई थी। और इसको दो तरह की बॉडीज़ थे, एक तो इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड बॉडी के रूप में वो किया गया था। अगला देखें, इसका जो तीसरा प्रपोजल था वो राइट टू सेसीड था। इसमें ये बात कही गई थी कि उससे में के जो प्रोविंसेस होंगे कुछ, अगर वो मान लो इंडियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग यूनियन बना सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें इन यूनियन को कॉमनवेल्थ में भी शामिल कर लेगी। तो इस तरह का एक प्रस्ताव दिया गया था। एक तरह से कहा जाए तो ये पार्टीशन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया था और इसे एक आईएनसी के द्वारा बिग चैलेंज के रूप में देखा जा रहा था, जो अनडिवाइडेड इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एक थ्रेट के रूप में उभर कर सामने आया था। आईएनसी ने इस प्रस्ताव को इसी की वजह से मेनली खारिज कर दिया था कि आपने अभी हमारे लिए वो किया नहीं और आपने हमारे बंटवारे का बिल्कुल एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। तो इस वजह से आईएनसी ने इस मिशन को सिरे से खारिज कर दिया। अब देखते हैं कि इसका रिएक्शंस क्या हुआ इस पे। तो रिएक्शंस बेसिकली दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आईएनसी और मुस्लिम लीग्स का उस समय देखते हैं, जो उस समय की कम्युनिटीज़ को, इंडियन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स को। आईएनसी का इस पे रिस्पांस यह है कि आईएनसी डिड नॉट लाइक द क्रिप्स प्रपोजल। आईएनसी ने क्रिप्स प्रपोजल को अगस्त ऑफर की तरह बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उसको ये प्रपोजल पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो इसमें सारी बातें ये कही जा रही थी, जो भी बातें हो रही थी वो ये कही जा रही थी कि सारे वादे वो युद्ध के बाद पूरे किए जाएंगे, यानी कोई भी वादा अभी करंट सिचुएशंस में नहीं किया जाएगा। हर बार ये इसी पॉइंट की वजह से अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट किया गया था। महात्मा गांधी जी ने इस पे ये कमेंट करते हुए कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका पेमेंट लेने की डेट ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से इसको सिरे से खारिज कर दिया। अब अगर महात्मा गांधी जी ने इसको खारिज कर दिया है तो फिर आगे इसके एक्सेप्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। आईएनसी ने इसको देखिए कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इसमें कुछ बातें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपीटेडली प्रपोजिंग, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार एक ही प्रस्ताव दे रही थी, वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस का। जबकि आईएनसी अब अपने लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में ही उसने बता दिया था कि अब हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस ना होकर बल्कि क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज है। इस बात को दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में ही क्लियर कर चुके थे कि हमारा लक्ष्य जो है वो डोमिनियन स्टेटस का ना होकर बल्कि पूर्ण स्वराज है। डोमिनियन स्टेटस को हम 1929 तक ही था हमारा और उसके बाद हमने उसको दफन कर दिया है। अब वो हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अगला पॉइंट इसमें था कि एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उस समय के जो तुरंत ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात थी उसका कोई भी प्लान इसमें गायब था। इन सब के बावजूद कांग्रेस हैव इश्यूज ओवर दी, पहला एक जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जो उस समय प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे, वो नॉमिनेटेड थे
बजाय इलेक्टेड होने के। तो इस तरह से इन सबको उन्होंने खारिज कर दिया। अगला एक इसमें पॉइंट था राइट टू सेसीड का, जो कि इंडिया की सोवरेंटी के लिए एक थ्रेट के रूप में आ सकता था। तो इस वजह से आईएनसी ने इन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अब बारी आती है मुस्लिम लीग का रिस्पॉन्स। इस पे देखते हैं। मुस्लिम लीग शुरुआत में कुछ क्रिप्स प्रपोजल को लेकर थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड थी कि हाँ चलो कुछ ना कुछ उसे ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उसने भी इसको, जब इसकी रियलिटी पता चली, उसने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग एक सेपरेट कंट्री चाहती थी मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान के रूप में, और देयर वेर नो वेयर मेंशन अबाउट सच ए कंट्री इन क्रिप्स प्रपोजल। और इस प्रस्ताव में इस तरह का किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं था। नाइदर इट टॉक अबाउट क्रिएटिंग पाकिस्तान, ना ही इसमें ये इसको निर्माण करने की, आगे बनाने के बारे में बात की गई थी कि कैसे इसको बनाया जाएगा। तो क्रिप्स प्रपोजल के अनुसार any existing province or princely state who does not want to stay with Indian Union can make a separate country and constitution too। उसमें बात कही गई थी कि कोई भी प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट जो भारतीय यूनियन में शामिल होना नहीं चाहता है, वो अपना अलग से संविधान और अलग से यूनियन बना सकता है। बट दिस फैसिलिटी विल अप्लाई ओनली ऑन एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। ठीक, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन्हीं प्रांतों, उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को अवेलेबल होगी, ना कि जो नए क्रिएट होंगे। तो इस वजह से, तो इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रपोजल को भी सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनके हाथ भी वास्तव में कुछ नहीं लगा। अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन 1942 गेट फेल्ड एंड रिटर्न बैक टू ब्रिटेन ऑन 12 अप्रैल 1942। तो इस तरह से लेक्चर ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही कंसाइज और क्रिस्पी नोट्स के फॉर्म में है, जो बहुत ही कम समय में आपको ये तैयार कर देगा।